नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। तो साथियों, आज की हमारी क्रैश कोर्स की 12वीं क्लास है और आज हम आपको स्टार्ट करा रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट सेकंड। ठीक है साथियों, इससे पहले पार्ट फर्स्ट की क्लास हमारी हो चुकी है। अगर आपको हमारी बाकी की जो क्लासें हो चुकी है क्रैश कोर्स की उन्हें देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप क्लासों को देख सकते हैं। तो साथियों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी टीजीटी अर्थशास्त्र विषय के साथ कर रहे हैं या आपके जानने वाले हैं, उनको हमारी क्लास शेयर करें और वो भी हमारी क्लासों का फ़ायदा उठा सकें। तो साथियों, इसी गुजारिश के साथ हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो साथियों, आज हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है बीओपी, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है साथियों, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन या फिर भुगतान शेष। भुगतान शेष। अब साथियों, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? अब जैसे मान लो कोई देश है, ठीक है, आजकल जहाँ तक है लगभग सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। ठीक है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। अब जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो किसी एक वर्ष में बाहर के सभी लेन देनों से, जैसे मान लो ये भारत हो गया, ठीक है, अब भारत का ट्रेड किसके साथ? चाइना के साथ बहुत होता है। तो एक वर्ष में चाइना ने कितना भारत को जो है निर्यात किया और कितना आयात किया, और भारत ने कितना चाइना को निर्यात किया और भारत ने कितना इसको निर्यात किया और इसने कितना इसको आयात किया। मतलब भारत ने कितना सामान भेजा और कितना लिया, और चाइना ने कितना सामान हमारे लिए दिया और कितना लिया, यानी कि इन दोनों के बीच कितना आयात निर्यात हुआ। ठीक है, तो इन दोनों के जो आयात और निर्यात हुआ, आयात और निर्यात हुआ, ठीक है, इन दोनों का जो आर्थिक लेन देन होता है ना साथियों, क्या? आर्थिक लेन देन। आर्थिक लेन देन, इसी को जो हम भुगतान संतुलन के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं भुगतान संतुलन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी किसी देश के मध्य, किन्हीं दो देशों के मध्य जो आयात और निर्यात होता है, यानी जो व्यापार होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भुगतान। उसके आर्थिक लेन देन को क्या बोलते हैं? भुगतान संतुलन बोलते हैं। ठीक है साथियों, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, उनको देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि भुगतान संतुलन शेष, जो भुगतान संतुलन शेष होता है ना साथियों, ये दोहरी प्रविष्टि बहीखाता के सिद्धांत पर बनाया जाता है। दोहरी प्रविष्टि बहीखाता, प्रविष्टि वही खाता के सिद्धांत पर बनाया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक जो लेन देन होता है ना, मतलब जैसे कुछ भी दिया हमने,
ठीक है, या कुछ भी लिया हमने किसी भी देश से, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये बैलेंस जो शीट होती है ना, बैलेंस जो शीट होती है, बैलेंस शीट होती है, इसमें दो दो कॉलम होते हैं, एक तो डेबिट का और एक क्रेडिट का, ठीक है, इन दोनों में इनको दर्ज किया जाता है। अब जब किसी देश से भुगतान प्राप्त होता है, भुगतान प्राप्त होता है, जैसे हमने चाइना को कोई सामान दिया, चाइना से जो पैसा हमें उस वस्तुओं के बदले में जो प्राप्त होगा वो क्रेडिट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमने क्या है कि भुगतान किया, मान लो हमने चाइना से कोई प्रोडक्ट लिया और उसे भुगतान दिया, ठीक है, भुगतान दिया, तो ये इसको कहाँ दर्ज किया जाएगा, इसको डेबिट में दर्ज किया जाएगा, और जो भुगतान हमें प्राप्त हुआ है ना, इसको क्रेडिट में दर्ज किया जाएगा। जैसे मान लो आपके सबके, मान लो आप सभी के बैंक अकाउंट होंगे, ठीक है, बैंक अकाउंट होंगे। अब जब आप पैसे डालने जाते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डेबिट, ठीक है। और जब, सॉरी उल्टा बोल गया, जब आप पैसे डालने जाते हैं, मतलब आपको पैसे की जरूरत पड़ी बैंक से, तो आपने बैंक से जो पैसा लिया है ना, ये किस में जुड़ेगा, ये डेबिट में जुड़ेगा, ये डेबिट में जुड़ेगा, ठीक है। और मान लो कहीं से आपकी बैंक में पैसा आया तो वो क्रेडिट में जुड़ेगा, ठीक है। तो यही डेबिट और क्रेडिट है, ठीक है। तो आगे बीओबी के कुछ पार्ट होते हैं, उनको देखेंगे हम। बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। साथ ही जो बीओपी होता है, जो बीओपी होता है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है वो बचत खाता, वो चालू खाता होता है, चालू खाता। और दूसरे नंबर का जो हमारा होता है, इसको बोलते हैं करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट। ये होता है हमारा पूंजी खाता, पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जो तीसरा हमारा होता है ना, इसे बोलते हैं वित्तीय खाता, वित्तीय खाता, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। तो बीओपी हमारा 3 पार्टों में डिवाइड हो गया, चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। अब चालू खाता जो होता है ना, चालू खाते को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें एक तरफ आता है हमारा दृश्य मदें और अदृश्य मदें, अदृश्य मदें। अब इसमें क्या क्या होता है साथियों, दृश्य मद में वो चीजें आती हैं, जैसे व्यापार करते हैं हम, उसमें वो चीज आती है जैसे कि ऑयल हो गया, मतलब जो चीज हम देख सकते हैं, ठीक है, मोबाइल, कंप्यूटर, ईटीसी, ठीक है। और जो हमारी अदृश्य मदें होती है ना, मतलब इसमें जो दृश्य मद है ना, इसमें वस्तुएं आती है, ठीक है, क्या आती है, वस्तु, गुड्स आती है।
और इसमें हमारी सेवाएं आती हैं। अब सेवाओं को हम देख थोड़ी सकते हैं, तो सेवाएं क्या होती हैं, अदृश्य मदद होती है। इसमें साथियों क्या आती है, सर्विसेज, ठीक है। इसमें आता है इनकम, ठीक है। और इसमें हमारा आता है ट्रांसफर, यानी कि हस्तांतरण जो होता है, ट्रांसफर, ठीक है। इसमें हमारी इतनी चीजें शामिल होती हैं। वही अब दूसरे नंबर पर हमारा आता है कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या क्या होता है साथियों, कैपिटल अकाउंट में होता है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश, ठीक है। और इसमें होता है अचल संपत्ति, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति होती है इसमें। और इसमें होता है बॉन्ड, बॉन्ड होता है इसमें, स्टॉक होता है इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होती है। अब जो हमारा वित्तीय खाता है ना, इसमें क्या क्या आता है, वित्तीय खाते में हमारा व्यापार आता है, व्यापार आता है। और साथियों ये अचल संपत्ति इसमें नहीं आती है, ठीक है। अचल संपत्ति यहां से काट दें आप। अचल संपत्ति हमारी वित्तीय खाते में आती है, अचल संपत्ति, ठीक है साथियों। और ये जो बॉन्ड और स्टॉक है ना, ये बॉन्ड और स्टॉक भी इसी में आते हैं, ठीक है। बॉन्ड और स्टॉक इसी में आते हैं, ठीक है। और इसमें आता है साथियों ऋण आता है इसमें, ठीक है। ऋण आता है, बैंकिंग पूंजी आती है, बैंकिंग पूंजी आती है। तो ये हमारा चालू खाता, सॉरी ये हमारा पूंजी खाता, और ये सारी जो है हमारी चालू खाते में आती हैं, और ये वित्तीय खाते में आती है। तो आप बीओपी को समझ चुके होंगे। आगे बीओपी से संबंधित कुछ और चीजें उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि जो व्यापार शेष होता है ना, इसमें मतलब बीओपी में ये तो भुगतान शेष हो गया हमारा, इसके अंतर्गत आता है एक व्यापार शेष, व्यापार शेष। अब व्यापार शेष में क्या होता है कि निर्यातित मतलब जो निर्यात हुआ और जो आयात हुआ, उन वस्तुओं के मूल्य का ना अंतर होता है। मतलब निर्यात माइनस आयात, ठीक है। ये होता है इसमें, ठीक है साथियों। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ लिख के, और फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रखो, ठीक है। ये होता है हमारा y बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और ये हमारा y जो है ना, ये राष्ट्रीय आय है, ठीक है। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय है। सी हमारा उपभोग व्यय है, उपभोग व्यय। और जो आई है हमारी, आई हमारी निवेश व्यय, ठीक है, निवेश व्यय। और जी हमारा जो है सरकारी व्यय है, सरकारी व्यय, ठीक है। और जो एक्स है हमारा ना, एक्स, ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। और एम जो हमारा है वो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट यानी कि आयात, ठीक है। ये निर्यात और ये हमारा आयात, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर कुछ इसकी कंडीशन बनती है, कंडीशन एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछ ली जाती है। और ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सूत्र से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे इसके कुछ कंडीशन होती है, उसके बारे में बात करेंगे। यदि
यदि x और m, x और m इन दोनों का अंतर क्या है, 0 है। ठीक है, यानी x बराबर m है। ठीक है, मतलब जितना आयात हुआ, जितना निर्यात हुआ उतना ही आयात हो गया। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं संतुलन की कंडीशन, संतुलित स्थिति बोलेंगे इसे हम। ठीक है, संतुलित स्थिति बोलेंगे इसे। सही है। अब मान लो अगर ये वाली कंडीशन ना हो और m अगर कम हो और x अगर ज्यादा हो, यानी m ग्रेटर देन s, तब ये क्या होगा, ये व्यापार शेष अनुकूल होगा। ये कंडीशन कहलाएगी हमारी व्यापार शेष अनुकूल। ठीक है साथियों। और अगर m लेस देन x हो, यानी m बड़ा हो x छोटा हो, तब क्या कहलाएगा, ये व्यापार शेष घाटा कहलाएगा। ठीक है, व्यापार शेष घाटा, यानी इसमें क्या किया आपने, जो इंपोर्ट किया है ना वो ज्यादा कर लिया है, और यहाँ आपने एक्सपोर्ट को ज्यादा किया है, इंपोर्ट। ये वाली स्थिति अच्छी होती है, ये वाली स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब आगे एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं अवमूल्यन के सिद्धांत। ठीक है, अवमूल्यन के सिद्धांत, यानी कि थ्योरीज ऑफ डीएवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ डीवैल्यूएशन। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये जानना है यहाँ पर कि जो अवमूल्यन होता है ना, डीवैल्यूएशन, ये क्या होता है। तो साथियों, डीवैल्यूएशन के अंदर एक देश क्या करता है ना, एक देश जानबूझकर जो उसकी पूंजी है ना, ये जो मुद्रा है, मुद्रा का वाह्य मूल्य कम कर देता है, मुद्रा का वाह्य मूल्य क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी जब एक देश अवमूल्यन करेगा तो सबसे पहली चीज तो यहाँ ये है कि अवमूल्यन जो होता है ना वो जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, और जब कोई देश अवमूल्यन करेगा तो उसकी जो पूंजी है ना, उसके देश की जो मुद्रा है, उसका बाह्य मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ समय समय पर कई बार जो है अवमूल्यन हुआ है रुपए का। तो जैसे मान लो सपोज आज डॉलर कितने का है, मान लो डॉलर 70 रुपए का है। ठीक है, तो आपको अगर $1 खरीदना है, ठीक है, $1 आपको खरीदना है तो कितने रुपए देने होंगे, 70 रुपए देने होंगे। अब क्या हुआ कि भारत सरकार हमारे रुपए का डीवैल्यूएशन कर दे, अवमूल्यन कर दे। तो जब डीवैल्यूएशन करेगी तो मान लो जब डीवैल्यूएशन के बाद $1 को खरीदने के लिए आपको 80 रुपए देने होंगे। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो रुपया है ना, रुपया इसका जो मूल्य है ना वो मूल्य कम हो गया। ठीक है, किसकी किसकी अपेक्षा, डॉलर की अपेक्षा। तो साथ ही यही क्या होता है, यही अवमूल्यन होता है। अब बात ये आती है कि एक देश अवमूल्यन करता क्यों है। ठीक है, तो जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो उसको कुछ फायदा होगा तभी तो कोई करेगा, आयात और निर्यात। ठीक है, आयात और निर्यात ये दो चीजें होती हैं। तो अगर कोई देश अवमूल्यन कर रहा है तो उसके आयात तो महंगे हो जाएंगे। ठीक है, महंगे हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे, और उसके जो निर्यात है ना वो सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो कि हमारा भुगतान क्षमता होता है ना वो कंट्रोल किया जाता है अवमूल्यन के माध्यम से। अब साथियों आगे बहुत ही फेमस हमारा टॉपिक होगा, उसको हम बोलते हैं मार्शल लर्नर शर्त, मार्शल लर्नर
शर्तें। ठीक है, मार्शल लर्नर कंडीशंस। ठीक है, अब मार्शल और लर्नर शर्त जो है ना, ये बताती है कि अगर एक देश ने अवमूल्यन किया तो उस अवमूल्यन से उस देश को फायदा होगा या फायदा नहीं होगा, या फिर किस कंडीशन में जो है एक देश को अवमूल्यन करना चाहिए, उसके बारे में मार्शल और लर्नर जो है कंडीशन काम करती है। तो इसमें 3 कंडीशन हमारी होती है। नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं कि अगर EX प्लस EM बराबर 1 है तब ये कंडीशन कहलाती है संतुलन की। ठीक है, संतुलन की कंडीशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर EX जो है ना वो निर्यात की लोच है। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, निर्यात की लोच। और जो हमारा EM है ये आयात की लोच है, आयात की लोच है। ठीक है साथियों, तो ये तो हमारी क्या हो गई, ये तो हमारी कंडीशन की स्थिति हो गई। ठीक है, अब इसमें नंबर 2 कंडीशन जो हमारी होती है वो होती है EX प्लस EM लेस देन 1। ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। इस कंडीशन में अवमूल्यन से फायदा होता है। यहाँ तो फायदा या नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये वाली अगर कंडीशन है ना, ये वाली और ये वाली कंडीशन, अगर कोई देश अवमूल्यन कर रहा है तो अवमूल्यन से अवमूल्यन करने वाले देश को फायदा होगा। ठीक है, अवमूल्यन से फायदा होगा। ठीक है साथियों, तीसरी जो हमारी कंडीशन होती है EX प्लस EM ग्रेटर देन 1। अगर ये वाली कंडीशन है, ठीक है, और कोई देश अवमूल्यन कर रहा है तो इस वाली कंडीशन में अवमूल्यन करने से अवमूल्यन करने वाले देश को क्या होगा साथियों, नुकसान होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इनको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट, या मैं कह सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से इन्हें याद रखें। ठीक है साथियों, तो 3 कंडीशन हमारी हो गई और यहाँ पर वही EX का मतलब है ये, और यहाँ भी ये। ठीक है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने से भी समय भी हमारा ज़्यादा लगता है। अब अगर किसी देश को, मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी देश को अवमूल्यन करना है, क्या करना है, और वो अवमूल्यन से फायदा करना चाहता है अपना, क्या करना चाहता है, फायदा, तब इस वाली कंडीशन में उसे अवमूल्यन करना चाहिए जब EX प्लस EM की जो वैल्यू है ना वो 1 से अधिक हो। ठीक है, अगर इस वाली कंडीशन में कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करेगा तो उसे 100% फायदा होगा। ऐसा कहना है किसका, मार्शल और लर्नर शर्तों का। ठीक है, आगे हम एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं आय अवशोषण सिद्धांत। क्या बोलते हैं साथियों, या आय अवशोषण सिद्धांत। ठीक है साथियों, इसको हम बोलते हैं इनकम एब्जॉर्प्शन अप्रोच। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये दिया किसने था, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन 1952 में, सन भी आप याद रखें, जिन जिन की टॉपिक की सन मुझे पता है मैं उनको उनकी जो है सन आपको बता रहा हूँ। तो ये दिया था साथियों सिडनी अलेक्जेंडर ने। किसने दिया था, सिडनी अलेक्जेंडर ने। सिडनी अलेक्जेंडर ने।
ठीक है, ये इसके प्रतिपादन करता थे। और इन्होंने पता है क्या बताया था आई अवशोषण सिद्धांत में? इन्होंने बताया था कि जब एक देश अवमूल्यन करता है, जब एक देश अवमूल्यन करता है तो उस अवमूल्यन का आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका? अवमूल्यन का, अवमूल्यन का। इस चीज का इन्होंने क्या किया था? विश्लेषण किया था। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? आय अवशोषण सिद्धांत बोलते हैं। और इसमें आय अवशोषण सिद्धांत में अलेक्जेंडर साहब ने बताया था कि यदि किसी देश के भुगतान शेष में घाटा हो, ठीक है, मतलब अगर किसी देश के बीओपी में घाटा हो, ठीक है, अगर किसी देश के बीओपी में घाटा हो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग जितना उत्पादन कर रहे हैं ना, उससे अधिक अवशोषण कर रहे हैं। मतलब अगर किसी देश के बीओपी में घाटा है तो लोग जितना उत्पादन कर रहे हैं उससे अधिक अवशोषण कर रहे हैं। मतलब कि अगर किसी देश के बीओपी में घाटा है तो उसकी जो राष्ट्रीय आय है ना, नेशनल इनकम जो है, और उपभोग, ठीक है, उपभोग, इस पर क्या होगा? इस पर घरेलू व्यय जो है ना, इस पर घरेलू व्यय अधिक होगा। घरेलू व्यय क्या होगा? अधिक होगा अगर बीओपी में घाटा है तब। ठीक है, अब अगर कोई देश भुगतान शेष अतिरेक है, मतलब उसको अब घाटा नहीं है, ये फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी। ठीक है, सेकंड में अगर उसको भुगतान जो शेष है ना, भुगतान जो संतुलन है, उसमें उसको घाटा नहीं है, तब क्या करेगा? तब जो राष्ट्रीय आय है ना, नेशनल इनकम है प्लस कंजप्शन, उपभोग जो है, इनके निवेश पर घरेलू व्यय कम होगा। मतलब आप क्या होगा? आप घरेलू व्यय जो है ना कम होगा, घरेलू व्यय कम होगा। ठीक है साथियों, तो ये हमें आय अवशोषण सिद्धांत के अंतर्गत सिडनी अलेक्जेंडर साहब ने बताया था। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था यहाँ, उसकी हम बात कर लेते हैं। बाकी दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। इन्होंने बताया था वही नेशनल इनकम 12, वाई इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है इसको, सी प्लस आई डी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, इन्होंने इस वाले फॉर्मूले को, नेशनल आय वाले को, इस तरह से चेंज किया है। ठीक है, इसमें जो हमारी बाई है ना, बाई, वो बाई क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय है ये। ठीक है, और जो हमारा सी है ये हमारा उपभोग है, और जो हमारा आईडी है ये कुल घरेलू निवेश। ठीक है, कुल घरेलू निवेश यानी कि टोटल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और एक्स आपको पता ही है, एक्सपोर्ट यानी कि आयात, वो सॉरी निर्यात, निर्यात। ठीक है, और एम जो है हमारा वो आयात, इंपोर्ट। ठीक है, तो इसमें क्या इन्होंने क्या कहा? इसको ना हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। अब जो सी प्लस आई डी है, सी प्लस आई डी, जैसे इससे पहले सी प्लस आई डी की तो बात चल रही थी, सी प्लस आई डी का जोड़ जो है ना, अगर सी प्लस आई डी के जोड़ को हम क्या मान लें? कुल अवशोषण मान लें, कुल अवशोषण। ठीक है, कुल अवशोषण किसको मान लें? सी प्लस आई डी को। और कुल अवशोषण को जो है ना हम किससे डिनोट करें? ए से डिनोट करें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी प्लस आई डी बराबर ए। ठीक है, अब दूसरी तरफ जो है ना, मतलब निर्यात और आयात का जो अंतर है ना, इसको हम बी से डिनोट करें। किससे? बी से डिनोट करें। तो अगर इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रखें, अगर इसका मान हम कहाँ रखें? समीकरण नंबर 1 में रखें, तो समीकरण नंबर 1 से तो बाई हमारा वाई रहेगा, और सी प्लस आई डी की जगह क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ एक्स माइनस एम है वहाँ हमारा वी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको बी के बराबर लेंगे तो इधर को ये माइनस का बी हो जाएगा,
और ए हमारा प्लस का है ही, और इधर जाके माइनस का हमारा क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको पलटेंगे तो बी बराबर बाई माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस से गुणा करेंगे पूरी समीकरण को तब। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये वाली समीकरण प्राप्त हुई, कौन सी, b बराबर बाई माइनस ए, या फिर y बराबर a प्लस बी, ये हमें समीकरण प्राप्त हुई। जब हमें ये समीकरण प्राप्त हुई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भुगतान शेष राष्ट्रीय आय, यानी भुगतान शेष क्या है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय क्या है हमारी, राष्ट्रीय हमारी क्या है, बाई है। राष्ट्रीय आय बाई तथा कुल अवशोषण, राष्ट्रीय आय बाई तथा कुल अवशोषण कितना, ये इसको अवशोषण माना था हमने, इसको कुल अवशोषण माना था। तो राष्ट्रीय आय तथा कुल अवशोषण का अंतर है। ठीक है, बात समझ आ गई। अब मतलब यहां से क्या निकल के आया कि अगर हम भुगतान शेष को घरेलू आय से बढ़ाकर अथवा अवशोषण को कम करके सुधार सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा भुगतान शेष है उसको घरेलू आय बढ़ा लें या अवशोषण को कम करें। अगर घरेलू आय को बढ़ाएंगे और अवशोषण को कम करेंगे तो जो भुगतान शेष है ना हमारा वो सुधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी की तो बात हो रही है। मतलब ये कुल अवशोषण हो गया ना हमारा, ये ए कुल अवशोषण हो गया और ये हमारी घरेलू आय हो गई। अगर इसको बढ़ाएं हम और इसको कम करें तो क्या होगा, उससे हमारे देश का भुगतान शेष सुधर जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपको ये समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं शिशु उद्योग तर्क के बारे में। किसके बारे में साथियों, शिशु उद्योग तर्क के बारे में। शिशु उद्योग तर्क के बारे में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। ठीक है साथियों, ये हमारा शिशु उद्योग तर्क। और क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि शिशु उद्योग तर्क किसने दिया था। तो शिशु उद्योग तर्क को 1885 में किसने दिया था, फ्रेडरिक लिस्ट ने इसको दिया था। ठीक है, अब साथियों यहाँ एक नाम और आता है जो कभी कभी, जैसे मान लो क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन आया और वहां फ्रेडरिक लिस्ट का नाम ही गायब है, तब आप किसको टिक करोगे। तो वहां एक नाम और है, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अब आप कहोगे कि सर अलेक्जेंडर हैमिल्टन का इसमें क्या रोल है। तो जो शिशु उद्योग तर्क का जो सबसे पहले कंसेप्ट दिया था, सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था 1790 में। किसने दिया था वो दिया था हमारे अलेक्जेंडर हैमिल्टन साहब ने। ठीक है, लेकिन इसको शिशु उद्योग तर्क को फेमस किसने बनाया, फेमस बनाया फ्रेडरिक लिस्ट ने। ठीक है साथियों, तो आप इन दोनों को याद रखें, क्वेश्चन यही डायरेक्टली पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि शिशु उद्योग तर्क क्या होता है। तो शिशु उद्योग तर्क वह होता है, जैसे मान लो आपने एक उद्योग खोला, ठीक है, आपने एक फर्म खोल ली, ठीक है, एक फर्म खोल ली आपने, ठीक है, आपने एक फर्म खोल ली और उस फर्म में मान लो आपने मोबाइल बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, मोबाइल बनाना स्टार्ट किया। तो साथियों जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हैं ना तो आपका उसमें ना कोई अनुभव नहीं होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो क्या होगा कि आपको कोई अनुभव ना होने की वजह से ना तो बाजार की आपको जानकारी हो गई और ना आपको उसके कच्चे माल की, मतलब आप बिल्कुल क्या है, फ्रेश हैं, एकदम फ्रेशर है बिल्कुल। तो उस समय क्या होगा कि आपकी जो मतलब उसमें लागत है ना, लागत तो अधिक आएगी आपकी, और जो लाभ है ना, लाभ ये आपको कम होगा। तो ऐसे समय पर अब एक मुसीबत और आ जाएगी। क्या मुसीबत आ जाएगी कि भाई कोई जो विदेशी कंपनी है ना, विदेशी कंपनियां, वो क्या करेगी, विदेशी कंपनी अपने प्रोडक्ट को क्या करेगी और सस्ता कर देगी, प्रोडक्ट को क्या कर देगी, सस्ता कर देगी। अब आपके सामने एक तो लागत बहुत आ रही थी और लाभ कम हो रहे थे, अब इसने और ऊपर से क्या कर दिया, प्रोडक्ट की जो अपनी प्रोडक्ट की थी ना दूसरी कंपनी ने, दूसरी फर्म ने, वो क्या कर दी, उसकी प्राइस कम कर दी, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए फ्रेडरिक लिस्ट ने कहा था कि इसमें जो है जब ये वाली कंडीशन हो तो सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए,
ठीक है, सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए, मतलब जो नई फर्म खुली है ना इसका संरक्षण करना चाहिए। कुछ ऐसे नियम और कानून बनाए जाएं कि इससे इस फर्म को सुरक्षा मिल सके, और इस फर्म को जब सुरक्षा मिलेगी तो ये फर्म भी मतलब मार्केट में जम जाएगी। तो यही साथियों क्या है, यही शिशु उद्योग तर्क है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रशुल्क के बारे में। प्रशुल्क के बारे में, प्रशुल्क यानी कि टैरिफ। अब टैरिफ वैसे तो ना एक प्रकार का कर होता है। क्या है ये एक प्रकार का कर है, और ये किस पर लगाया जाता है, आयातों पर लगाया जाता है। आयातों पर लगाया जाता है कर है ये। अब जैसे इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा, क्या पढ़ा, शिशु उद्योग तर्क। शिशु उद्योग तर्क को आयातों पर कर लगाकर भी संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखें। अब मतलब इसके ना जो मेजर, इसके जो प्रशुल्क लाने के दो मेजर कारण हैं, उनमें से एक तो ये है कि इससे राजस्व प्राप्त होता है सरकार को। ठीक है, एक तो ये कि राजस्व प्राप्त होता है, और दूसरी जगह जो है ना संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, संरक्षण प्राप्त होता है, और ये संरक्षण किसे प्राप्त होता है, जो शिशु उद्योग है उनके लिए, मतलब विदेशी उद्योगों से घरेलू उद्योगों के लिए क्या होता है, संरक्षण प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रशुल्क हमारा हो गया। आगे हम बात करेंगे इष्टतम प्रशुल्क के बारे में। ठीक है, इष्टतम प्रशुल्क के बारे में, इष्टतम प्रशुल्क के बारे में, यानी कि ऑप्टिमम टैरिफ। ऑप्टिमम टैरिफ। ठीक है, कहीं कहीं आपको डबल आर डबल एफ में मिल जाएगी, और कहीं कहीं आपको डबल आर सिंगल एफ भी मिलेगी, तो आप इसको समझ जाएं खुद। ठीक है, तो इष्टतम प्रशुल्क। अब इष्टतम प्रशुल्क क्या होता है साथियों, अब जैसे किसी देश ने क्या किया, प्रशुल्क लगाया। ठीक है, एक देश ने क्या किया, प्रशुल्क लगा दिया। अब इस प्रशुल्क से क्या होगा, उसकी व्यापार जो शर्तें हैं ना उसमें सुधार होगा, व्यापार शर्तों में सुधार होगा, व्यापार शर्तों में सुधार होगा। ठीक है, किसके सुधार होगा, जिसने प्रशुल्क लगाया है। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, व्यापार की मात्रा घट जाएगी, व्यापार की मात्रा घट जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि जो देश प्रशुल्क लगाता है वही प्रशुल्क क्या करता है, उस देश के कल्याण को क्या करता है, अधिकतम करता है। मतलब अभी तक तो प्रशुल्क की बात चल रही थी, अब ये इष्टतम प्रशुल्क, मतलब अगर किसी ने प्रशुल्क लगाया तो उसकी व्यापार शर्तों में सुधार होगा और व्यापार की मात्रा घट जाएगी। अब जो प्रशुल्क, जो इस लाइन को आप बहुत ध्यान से सुने, जो प्रशुल्क देश के कल्याण को, जो प्रशुल्क देश के कल्याण को अधिकतम करता है, क्या करता है, अधिकतम करता है, अधिकतम करता है, वही क्या है साथियों, वह प्रशुल्क ही क्या कहलाता है, वह प्रशुल्क ही इष्टतम प्रशुल्क कहलाता है। ठीक है, इष्टतम प्रशुल्क कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मतलब प्रशुल्क, एक तो प्रशुल्क हो गया, उससे व्यापार शर्तों में सुधार हो रहा है और व्यापार की मात्रा घट रही है। ठीक है, लेकिन एक प्रशुल्क मतलब प्रशुल्क लगा, और उस प्रशुल्क के लगने से देश को क्या हो रहा है, देश का जो कल्याण है ना वो अधिक हो रहा है। मतलब एक प्रशुल्क ऐसा है जो देश के कल्याण को अधिक कर रहा है, तो इस वाले को क्या बोलेंगे हम, इष्टतम प्रशुल्क बोलेंगे। और इसके लिए हमारे एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था किंडलबर्गर, प्रोफेसर किंडलबर्गर, किंडलबर्गर। ठीक है, किंडलबर्गर साहब ने इष्टतम प्रशुल्क की दर को मापने का फॉर्मूला दिया था। इष्टतम प्रशुल्क की दर को मापने का, इष्टतम प्रशुल्क की दर को मापने का फॉर्मूला दिया था, इष्टतम प्रशुल्क की दर,
इसको मापने का फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला था साथियों TF बराबर 1/E-1। ठीक है, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था और इस फॉर्मूले को आप याद रखें। ठीक है, आप कहेंगे सर तो यही कहते हैं कि हर फॉर्मूले को याद रखें, तो कोई नहीं साथियों, याद रखना पड़ेगा, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें जो TF है हमारा, TF है हमारा इष्टतम प्रशुल्क दर, इष्टतम प्रशुल्क दर। ठीक है, इष्टतम प्रशुल्क दर। और जो हमारा ई है, ये है हमारा दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र की लोच, दूसरे देश के प्रस्ताव वक्र की लोच। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन होती है, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट तो ये है कि अगर ई का मान अनंत है, ठीक है, ई का मान क्या है, मतलब जो लोच है ना वो अनंत है, तो TF का मान कितना आएगा, 0 आएगा। जैसे कि मान लो TF बराबर दिया है 1/E-1। अब ई का मान कितना दिया, अनंत। ठीक है, और जब किसी के बट्टे में अनंत होता है ना तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, और सेकंड जो कंडीशन है हमारी कि अगर हम ई का मान बन रखें तब, ई का मान बन रखे तब, तो रख के देख लेते हैं। TF बराबर 1/1 - 1, तो क्या हुआ, ये 1 से 1 कट गया, और जब 1 से 1 कट गया तो ये क्या बचा, नीचे 0 बचा, 1/0 हो गया। और जब 1/0 किसी का भी मान आता है तो वो अनंत होता है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन जो होती है हमारी कि अगर हम ई का मान 1 से अधिक रखें, मान लो ई का मान हम 2 रख के देख लें, तब TF का मान कितना आएगा, 1/2 - 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1/1, यानी 1 से 1 कट गया तो इसका मान 1 हो जाएगा। अब अगर ई का मान हम बढ़ाते जाएंगे ना तो TF का मान हमारा घटता जाएगा, मतलब अगर ई का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो TF का मान घटता जाएगा। जैसे ई बराबर हम 3 रख के देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो TF बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 - 1, यानी कि 1/2। तो पॉइंट लगा दिया, ऊपर 0 बढ़ गया, 2 पंजे 10, तो कितना आंसर आ गया, 0.5। मतलब जितना ई का मान हम बढ़ाएंगे ना वो TF का मान उसकी वजह से घटता चला जाएगा। ठीक है साथियों, अब आगे हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। साथियों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी क्लास को शेयर करें। साथियों, ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। जब आप इन क्लासों को देखने के बाद जब अपना एग्जाम देने जाएंगे तो आप सच में कहेंगे कि हाँ सर सही कह रहे थे। साथियों, ये बहुत, मतलब ये नहीं है कि एक दिन का पढ़ा हुआ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने एग्जाम कैसे क्रॉस किया था वो सारा, मतलब इसमें सारी जान डाली गई इन क्लासों में, तब आपको ये क्लासें मैं दे रहा हूँ। और आगे हम की पॉइंट की क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है साथियों, और की पॉइंट के साथ साथ हम ओल्ड क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर देंगे जब हमारी क्रैश कोर्स की क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी तब। तो अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। विश्व बैंक, ठीक है साथियों। अब इसका दूसरा नाम है साथियों IVRD। IVRD IVRD और IVRD का पूरा नाम है इंटरनेशनल क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कभी कभी इंटरनेशनल मैचिंग वाले क्वेश्चन में, बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है जो आपको याद रखनी है। ठीक है साथियों, इसके वर्तमान जो सदस्य है ना, वर्तमान सदस्य हैं इसके 189, ठीक है, IVRD के।
और इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। और इसकी स्थापना किसके तहत हुई थी? 1944 में एक समझौता हुआ था जिसे हम बोलते हैं 1944 ब्रेटन वुड्स समझौता। इसके तहत IBRD या विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है। और साथ ही इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में। ठीक है, वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम है डेविड मलयास। ठीक है साथियों, तो विश्व बैंक के बारे में ये जो मेजर जानकारी है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्वेश्चन यहाँ से या तो वो सदस्य पूछ लेता है कि सदस्य कितने हैं, और स्थापना तो मुश्किल से ही पूछेगा, या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, या फिर अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अध्यक्ष आप याद रखना। ठीक है, और इसके कुछ कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व बैंक के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज तो ये क्या करता है ना, नंबर 1 कि ये उत्पादक उद्देश्य के लिए, मतलब उत्पादन उद्देश्य के लिए उत्पादन उद्देश्य के लिए या फिर निवेश की सुविधा के लिए। ठीक है, उत्पादन उद्देश्य के लिए या निवेश की सुविधा के लिए जो इसके सदस्य है ना, उनको क्या देता है? ये लोन देता है। ठीक है, ऋण देता है, ठीक है साथियों, ऋण देता है। और ये देता है अविकसित कंट्री को। ठीक है, अविकसित देशों को। ठीक है, मतलब उत्पादन बढ़ जाए उनका। ठीक है, उसके लिए। और हाँ साथियों, ये जो लोन देता है ना, ये लॉन्ग टर्म लोन देता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि के लिए लोन देता है। और नंबर 2 जो है, ये प्रतिभूतियां देकर निजी निवेश को भी बढ़ावा देता है। मतलब यहाँ से निजी निवेश भी प्राप्त किया जा सकता है। निजी निवेश को बढ़ावा देता है। ठीक है, निजी निवेश को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, जैसे कि एक आपने सुना होगा IDA, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो वो भी, उसका काम भी क्या है? उसका काम भी ऋण देना है। लेकिन जो IDA होता है ना, वो निजी निवेश के लिए ऋण नहीं देता है, वो केवल सरकारी ऋण देता है। ठीक है, लेकिन हम वर्ल्ड बैंक जो है ना, यहाँ से निजी निवेश को भी ऋण ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे अब IMF के बारे में। यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो सबसे पहले हम इसके मुख्यालय की बात करेंगे। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन। ठीक है साथियों, वाशिंगटन। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना साथियों, इसकी स्थापना 1945 में। ठीक है, और ये जो है ना IMF भी ब्रेटन वुड्स समझौते से निकला है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स समझौते से निकला है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष है ना, वर्तमान अध्यक्ष हैं 2022 के अनुसार, वो क्रिस्टीन लेगार्ड
इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और ये जर्मनी के रहने वाली है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और इसके जो वर्तमान सदस्य हैं ये साथ ही सभी लेटेस्ट डाटा है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 186, और जो 186वां इसका जो सदस्य बना है ना वो बना है कोसोवो गणराज्य। कोसोवो गणराज्य, कोसोवो गणराज्य। ठीक है साथियों, तो आपको ये भी याद रखना है। आईएमएफ की एक विशेष मुद्रा होती है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि आईएमएफ की विशेष मुद्रा का क्या नाम है। आईएमएफ की विशेष मुद्रा, विशेष मुद्रा का क्या नाम? इसका नाम है साथियों एसडीआर। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग अधिकार या राइट। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ड्राइंग राइट। ठीक है, और इस जो एसडीआर है ना, इस एसडीआर में यूरो, पाउंड्स, येन और डॉलर शामिल होता है। ठीक है साथियों, येन, यूरो, पाउंड्स, येन और डॉलर शामिल होता है। ठीक है, अब वो जो आईएमएफ है, आईएमएफ का कार्य क्या है? तो आईएमएफ का कार्य है कि जो दो देश है ना, दो देश जो हैं, दो देशों के बीच विनिमय दर की निगरानी करना। विनिमय दर की व्यवस्था की निगरानी करना। ठीक है, निगरानी करना। ठीक है साथियों, और नंबर 2 इसका कार्य है वैश्विक विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। वैश्विक, सॉरी गलत हो गया, वैश्विक विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना। स्थिरता को बढ़ावा देना। ठीक है, और तीसरा कार्य इसका एक और लिख लो, वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में कार्य करना। वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में कार्य करना, ठीक है साथियों, तो इसके जो मेन कार्य हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और आगे हम बात करेंगे आईडीए के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है साथियों, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? वाशिंगटन में। ठीक है, आईवीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईडीएन, तीनों का ही मुख्यालय कहाँ है साथियों? वाशिंगटन में। और इसके जो
अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है साथियों, ये इसके अध्यक्ष हैं। और अभी जो इसके सदस्य हैं, सदस्यों की वर्तमान संख्या इसकी 174 है। ठीक है, और ये केवल सबसे मेजर जो अंतर है ना इसका, ये याद रखें कि ये केवल सरकार को ऋण देता है, सरकार को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ये ऋण प्रदान करेगा किसको? केवल सरकार को। ये निजी ऋण नहीं देता है। ठीक है, मतलब निजी निवेश के लिए ऋण नहीं देता है। ठीक है, तो आगे हमारा इसमें एक टॉपिक और बचता है, उसके बारे में और बात कर लेते हैं, जो हमारे अर्थशास्त्र की बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ WTO के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन के बारे में। ठीक है साथियों, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में नहीं है, इसका मुख्यालय है साथियों जेनेवा में, जेनेवा। ठीक है, और इसके जो वर्तमान सदस्य है ना 164 हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है नागोजी ओकोंजो लोवेला, ये ला है। ठीक है, लोवेला, ये इसके अध्यक्ष हैं। अब इसकी स्थापना कैसे हुई थी? आपने एक सुना होगा गेट, मतलब गेट को इसने प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, एक वार्ता हुई थी, उसका नाम है उरुग्वे चक्र, और उरुग्वे चक्र, उसमें एक लंबी वार्ता हुई थी। उरुग्वे जो है ना मोरक्को के मराकश नगर में हुई थी, इसकी 1994 में। क्या हुई थी? एक बैठक हुई थी, और उस उरुग्वे वार्ता के तहत 1 जनवरी 1995 को WTO का जन्म हुआ था। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी जो बचा है वो हम की पॉइंट की हेल्प से उसे कवर करेंगे। तो साथियों, आज हमारी जो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई है। कल हम मिलेंगे आपको एक नई यूनिट के साथ। तो हमारी टोटल माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पब्लिक इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये 5 यूनिट का हमारा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आधा सिलेबस हमारा कवर हो गया है। और अगले 10 दिन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बाकी का बचा 50% जो हमारा सिलेबस है वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और साथियों, क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक हमारी क्लास को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।